स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के लगभग 50 MCQs हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के लगभग 83 वीडियो बने हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इससे आगे की सीरीज़ का, इसी सीरीज़ का नंबर 84, जिसमें हम लगभग 50 MCQs हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंधों के आधार पर आज का ये हमारा जो प्रश्न है, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें तो जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी क्या होगी, घटेगी। लेकिन सीमांत लागत जो होती है वो तेजी से घटती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि जो सीमांत लागत है वो उच्चतर दर पर घटती हैं, गिरती हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है वो क्या बताता है कि उत्पादन के सभी साधनों को लगान की प्राप्ति हो सकती है। और लगान की प्राप्ति कब होती है, जब उस साधन की पूर्ति क्या होती है, पूर्णतया बेरोजगार होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन फलन किसके बीच के संबंध को बताता है। बिल्कुल सिंपल सा है, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है, उत्पादन का संबंध। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो संबंध होता है वो किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करने से होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है। तो ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री का जो संबंध है वो आपका किससे है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट से, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, उपादान कीमत निर्धारण, ठीक है। उपादान का मतलब किससे है यहाँ पे, साधन। तो साधन कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है। तो साधन कीमत निर्धारण का जो संबंध है वो किससे होता है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, कार्य मूलक वितरण से होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हासमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्पादन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है, सभी पर केवल एक ही नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन के एक घटक की मांग होती है, ठीक है। उत्पादन के जो साधन की मांग होती है वो कौन सी मांग होती है, व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत खरीदारों, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होती है, परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज, पूरी जानकारी किस बाजार में होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है, ठीक है। उद्गम का मतलब आपका जो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, यहाँ से अगर स्टार्ट है और एक सीधी रेखा के रूप में है जिसको हम 45 डिग्री की रेखा कह सकते हैं, तो यहाँ पे पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी, E = 1। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र किसे स्पर्श करेगा। इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र क्या दर्शाता है, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है, और ऐसी स्थिति में वो किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका जो एग्जाम्पल दे रखा है, इनमें से हम देखिए, आपका जो विद्युत उपकरण हो गया, कार, टेलीविजन हो गया, ये तो टिकाऊ वस्तु में आ जाएगा। और दूध उत्पादन जो है इसको हम गैर टिकाऊ कह सकते हैं। और
अर्ध टिकाऊ में हम इनमें से खाद्यान्न और खाद्य उत्पाद को ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये भी एक तरह से क्या है, दूध और दूध उत्पादन, वो भी खाद्यान्नों की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो ज्यादा से आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो जब श्रमिक की उत्पादकता बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में कि जो श्रम का मांग वक्र है वो दाएं ओर खिसक सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां पर यह होता है। तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहां पे मिलेगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, सीमांत उपयोगिता बराबर होना चाहिए वस्तु की कीमत के। ठीक है, वस्तु जब एक वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो अधिकतम संतुष्टि के लिए क्या जरूरी है, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUX बराबर होना चाहिए एक्स वस्तु की कीमत के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम पर कार्य करेंगे, ये कथन गलत है। दूसरा है, न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी, ठीक है, जो न्यूनतम मजदूरी होती है, न्यूनतम समर्थन मजदूरी कह सकते हैं, किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है, नहीं, ये न्यूनतम राशि होती है। फिर आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच के अंतर होता है, ये सही है। ठीक है, कि जो न्यूनतम समर्थन मजदूरी है और बाजार मजदूरी कितनी है, इन दोनों के बीच का अंतर जितना अधिक होगा आर्थिक लगान उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन का कोई भी कारक, ठीक है, कारक का मतलब उत्पादन का साधन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार की होती है। तो लगान का आधुनिक जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि उत्पादन के किसी भी साधन को लगान की प्राप्ति कब होती है, जब उसकी पूर्ति पूर्णतया बेलोजदार होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, उत्पादन और उत्पादन के कारकों के बीच में संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या हो गया कि जो कॉस्ट है वो क्या हो रही, कम, इसको हम डिक्रीजिंग कॉस्ट, ह्रासमान लागत का नियम भी कह सकते हैं, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट देखिए, यदि ह्रासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है, ठीक है, सीमांत प्रतिफल जो है वो ह्रासमान दर से बढ़ रहा है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है, तो कुल प्रतिफल एक तरह से क्या होगा, तो कुल प्रतिफल आपका क्या होगा, जब सीमांत प्रतिफल ह्रासमान दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब कुल प्रतिफल जो होगा वो धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा बी। सॉरी, देखिए इसमें होना चाहिए आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, बढ़ जाता है कि जो आपका सीमांत प्रतिफल का मतलब सीमांत उत्पादन अगर घटती हुई दर से बढ़ेगा तो भी आपका कुल जो उत्पादन है वो तो क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए जैसे आपका ये 10 है, 8 है, ये 9 है, ठीक है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है, तो कुल उत्पादन आपका क्या होगा, देखिए 10 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 18 में आपने 9 जोड़ दिए, 27 हो गया। इसका मतलब जब सीमांत उत्पादन ह्रासमान घटती हुई दर से बढ़ता है तब कुल उत्पादन क्या होगा, बढ़ जाता है, ऑप्शन आपका ए होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जब एक्स वस्तु की एवजी की कीमत, ठीक है, एवजी का मतलब यहां पे हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, तो जब एक्स वस्तु के प्रतिस्थापन की कीमत कम होती है तो एक्स वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दो वस्तुएं एक्स एंड वाई प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वस्तु की जो प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी है, वाई। अगर वाई की कीमत में कमी आती है
तो x की जो मांग है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती का प्रतिस्थापन करते हैं। तो जिस वस्तु की कीमत कम हो गई है उसकी मांग को वो बढ़ा देंगे। तो प्रतिस्थापन वस्तु के संदर्भ में अगर हम देखें, एक x वस्तु की जो एवजी है प्रतिस्थापन वस्तु, उसकी कीमत कम हो जाती है, तो जिसकी कीमत कम होगी उसका वो प्रतिस्थापन करेंगे, मतलब उसकी मांग को बढ़ा देंगे। तो x वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। बीएसएनएल द्वारा मोबाइल फोनों की बिक्री का जो अध्ययन किया जा रहा है वो एक तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हम कह सकते हैं। बाकी महिलाओं में बेरोजगारी, ठीक है, ये पूरे भारत से संबंधित हो गया आपकी। भारत में प्रति व्यक्ति आय है, भारत में मुद्रास्फीति है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, इसलिए ये समष्टि अर्थशास्त्र में आएंगे। और बीएसएनएल द्वारा मोबाइल फोन की बिक्री, कोई एक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें उसकी स्टडी किसमें की जाती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, औसत नियत लागत रेखा किस प्रकार की होती है। ठीक है, औसत स्थिर लागत वक्र जो होता है वो आपका किस प्रकार का होता है। औसत स्थिर लागत वक्र ऐसे नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन डी, डाउनवर्ड। नेक्स्ट है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। विपणन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण या जोखिम उठाना। तो कोई भी उद्यमी क्या करता है, जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है। नेक्स्ट है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है। ठीक है, अंतरित का मतलब कब वो शिफ्ट नहीं होता है। तो जब आय में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र बदल जाएगा। जब केवल एवजी मतलब यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु की कीमतें बदलेगी तब भी मांग वक्र बदल जाएगा। जब विज्ञापन व्यय में बदलाव आएगा तब भी मांग वक्र शिफ्ट हो जाएगा दाईं ओर या फिर बाईं ओर। वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग वक्र में परिवर्तन नहीं होगा, मांग वक्र वही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी, जिसमें हम विस्तार और संकुचन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी फर्म के सुलाभ, ठीक है, सुलाभ मतलब इकोनॉमिक्स, बचतें क्या होती है एक तरह से। तो बचतों का मतलब क्या होता है कि जब फर्म अपने पैमाने का विस्तार करती है तो उत्पादन लागत के रूप में उसको जो लाभ होता है, जो बचतें होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, क्षैतिज अक्ष के समानांतर मांग वक्र में जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर कीमत लॉन्च होती है। जब मांग वक्र आपका इस आकार का होता है, इसको हम क्षैतिज कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मांग की जो कीमत लोच होती हैं वो क्या होती हैं, अनंत लोचदार होती हैं। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिए, इस तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है। बिना लोच का मतलब मांग वक्र कैसा आपका, बेलोचदार। तो पूर्णतया बेलोचदार का जो मांग वक्र होता है वो आपका कैसा होता है, ऐसा, और जिसमें मांग की लोच क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर आपका इनमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, बाजार विभाजन का अर्थ है। तो यहां पे आपको आ जाएगा लक्षित समूहों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर विभाजित करना। नेक्स्ट है, ऐसी बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 क्रेता हो और बहुत से विक्रेता हो। तो इसको हम कहेंगे द्विक्रेताधिकार। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिए, यदि पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम पर हो। ठीक है, पूर्ण उत्पाद मतलब कुल उत्पादन हम कह रहे हैं कि जब आपका कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो उस समय सीमांत उत्पादन क्या होगा, 0 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्र
घरेलू आय के संबंध में किसी विशेष वस्तु पर घरेलू खर्च की भिन्नता का वर्णन करता है। मतलब आय और वस्तुओं के ऊपर किया जाने वाला जो खर्च है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एंजिल वक्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एंजिल वक्र। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है, किंतु उत्पादन के घटक या उत्पादन के साधन की मांग क्या होती है? व्युत्पन्न मांग होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य संतुलन विश्लेषण जो है वो वालरस के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति क्या है? एक क्रेता और एक विक्रेता होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्विपक्षीय एकाधिकार। तो जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक अनधिमान वक्र, ठीक है, तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र जिसको हम कह सकते हैं एक्स और वाई के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के। ये जो आपका तटस्थ वक्र होता है, इधर हम x वस्तु लेते हैं, इधर आप y वस्तु लेते हैं, इनके ये विविध संगत हैं जिनको हम संयोग कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वो क्या होती है? समान होती हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु की कीमत किसके बराबर होती है? तो वस्तु की कीमत जो होती है वो एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम के बराबर होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, मांग की लोच किसी वस्तु की मांग की निम्नलिखित में से किसके प्रति अनुक्रियाशीलता की मात्रा डिग्री होती है? तो मांग का जो परिवर्तन है वो किसके साथ में होता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन के साथ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के साथ। ठीक है, मांग की लोच क्या होती है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, बाजार में श्रमिकों की पूर्ति किसके ऊपर निर्भर करती है? जनसंख्या में श्रमिक बल का अनुपात कितना है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाए गए श्रम के घंटों की संख्या के ऊपर, और जनसंख्या के आकार के ऊपर। इन तीनों तत्वों के ऊपर निर्भर करती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक एकाधिकार की विशिष्टता नहीं है? एकाधिकार बाजार में किसी वस्तु का एकल विक्रेता होता है, कीमत विभेद पाया जाता है, नई फर्मों के प्रवेश के ऊपर रोक होती है, अवरोध होता है। ये तीनों सही हैं। अत्यधिक विक्रय लागत नहीं पाई जाती है। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट जो है, विक्रय लागत है, वो कहाँ पे देखने को मिलती है? अल्पाधिकार और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में। नेक्स्ट देखिए, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्चा उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये एक तरह से मध्यवर्ती उपभोग के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रचालन अधिशेष किसमें बनता है? ठीक है, प्रचालन अधिशेष का मतलब क्या हो गया कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के बाद में अन्य साधनों को जो भुगतान किया जा रहा है, जैसे कि भूमि का किराया हो गया, पूंजी का ब्याज हो गया, उद्यमी का लाभ हो गया, इनको एक तरह से क्या कहा जाता है? प्रचालन अधिशेष कहा जाता है। तो इसका जो संबंध है, ठीक है, वो आपका होना चाहिए उद्यम क्षेत्र से होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिए, एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का जो विभाजन है, ठीक है, उसका निर्धारण कि उपभोक्ता का जो खर्चा है वो किस प्रकार का है। ठीक है, उपभोक्ता का एक तरह से प्रभुत्व हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता किन वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा व्यय कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट, यदि एक अतिरिक्त कार्यकर्ता को काम पर रखने से कारखाने का उत्पादन प्रतिदिन
1000 से 1200 यूनिट बढ़ जाता है, लेकिन कारखाने को अतिरिक्त उत्पादन बेचने के लिए अपने उत्पाद की कीमत को 25 रुपये से 24 रुपये प्रति इकाई कम करनी पड़ती है, तो अंतिम कार्यकर्ता का सीमांत राजस्व उत्पाद, ठीक है, सीमांत उत्पादन कितना होगा, सीमांत उत्पादन से कितनी रेवेन्यू होगी वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो प्रतिदिन एक कार्यकर्ता को काम पे रखने पर कारखाने का उत्पादन आपको कितना दे रखा है, 1000 से 1200 हो जाता है, और उसकी कीमत कितनी दे रखी है आपको, 25 से 24। कीमत आपकी है 25, उसमें उत्पादन की मात्रा कितनी है 1000, और कीमत अगर हो जाती है 24 रुपये तो मात्रा हो जाती है 1200। अब देखिए 25 को अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 25,000 आ जाएगा, 25,000। और 1200 को अगर हम 24 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आपके देखो 12,000 और 12,000 24,000 तो ये हो गए, और 12 चौक 48, मतलब 28,800 हो गए। अब इस 28,800 में से 25,000 को माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा, 3,800। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यदि औसत राजस्व एक समस्तरीय रेखा है, ठीक है, आपका जो औसत आगम वक्र है, औसत राजस्व वक्र कह सकते हैं, इस प्रकार का है, समस्तरीय रेखा इसको कहते हैं, तो सीमांत राजस्व क्या होगा, तो जब आपका AR ऐसा है तो MRP क्या होगा, उसी के समान होगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR समान होते हैं, और AR वक्र कैसा होता है, समस्तरीय होता है, क्षैतिज होता है, X अक्ष के समानांतर होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, जो आपका औसत राजस्व, राजस्व की जगह आप आगम शब्द भी यूज कर सकते हो, औसत आगम वक्र के समान होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि मांग की गई एक वस्तु की मात्रा 4000 से 6000 तक बढ़ जाती है, जब जनसंख्या की औसत आय 26,000 से 30,000 रुपए तक बढ़ जाती है, तो मांग की चाप आय लोच ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आय आपके पास में कितनी है, 26,000, और वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो कितनी है, 4,000। फिर आय अगर बढ़ के 30,000 हो जाती है, तो जो मात्रा है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 6,000 हो जाती है। तो मांग की चाप आय लोच ज्ञात करनी है आपको यहाँ पे। तो देखिए मांग की चाप लोच ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या हो जाएगा, आय लोच है, ठीक है, आय चाप लोच है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y, ठीक है, इनकम है इसलिए आय है, आय लोच देखना आपको, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y। और चाप लोच रीति जो आर्क मेथड होती है उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, Y1 प्लस Y2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए इसमें अगर सोल्व करें तो देखिए आपका ये आ जाएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो डेल्टा Q कितना है, मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ है, 4000 से 6000, 2000 का परिवर्तन हुआ है। डेल्टा Y कितना है, इनकम में कितना परिवर्तन हुआ है, 26,000 से 30,000, 4000 का परिवर्तन हुआ है। इंटू क्या होता है आपका, Y1 प्लस Y2, ठीक है, दोनों इनकम को आप जोड़ लीजिए, 26,000 और 30,000 कितने हो गए आपके, 56,000 अपॉन क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस 4000 प्लस 6000 कितना हो गया आपका, 10,000, ठीक है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया आपने, इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को कैंसिल कर दिया, फिर आपका ये हो गया 2 से 2 इंटू 10 क्या 20, और 56 में अगर हम 56 में 20 का डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 2.8 मतलब ऑप्शन आपका डी। फिर अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु का मूल्य बढ़कर 960 रुपये से 1,000 रुपये हो जाता है, ठीक है, वस्तु की जो कीमत है वो आपकी 960 से कितनी हो जाती है, 1,000 रुपये, मतलब 40 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो मांग मात्रा जो है क्वांटिटी वो आपकी क्या हो रही है,
4600 से घटकर 4200 रह जाती हैं। तो मांग की चाप लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हमने आय चाप लोच ज्ञात किया था और यहाँ पे मांग की चाप लोच मतलब कीमत लोच एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला क्या यूज करेगा, वही वाला आपका फॉर्मूला आपका हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी हो जाएगा इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख के इसको सोल्व करना है। तो देखिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी कितना है, तो डेल्टा क्यू कितना है आपका यहाँ पे 40। ठीक है, डेल्टा क्यू सॉरी ये आपका है 400 अपॉन डेल्टा पी कितना है 40। 960 से 1000 कितना हो गया आपका 40 इंटू आपका हो जाएगा P1 प्लस P2 मतलब 960 प्लस 1000 कितना होता है ये 1960 अपॉन क्या हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 4600 प्लस 4200 करोगे कितना आ जाएगा 4800। ठीक है, देखिए अब ये इसको आपको सोल्व करना है। तो ये आपका हो गया 10, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो। 196 में अगर हम 48 का डिवाइड करते हैं, ठीक है 196 में आपको क्या करना है 48 का डिवाइड करना है और जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 में यहाँ पे देखिए कितना है 88 है 8800। ठीक है ना, देखिए 4600 प्लस 4200 के कितना हो गया 8800। अब 196 में आपको 88 का डिवाइड करना है और 196 में अगर आप 88 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, और वो क्या आएगा माइनस में आएगा। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है, आंसर आपका क्या होना चाहिए ए या बी में से होना चाहिए। ज़्यादा चांस क्या है ए के हैं। ठीक है, माइनस के 2.23 होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको चेक कर लेना है 400 अपॉन 40 इंटू 1960 अपॉन 8800 इसको आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा फर्म का सामना कर रहा है वह पूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग वक्र होता है आपका वो होता है इस तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं पूर्णतया लोचदार कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिए यदि रेसिंग साइकिलों के लिए मांग वक्र आपका डी इक्वल टू कितना है 80 200 माइनस 13p 13p और आपूर्ति वक्र सप्लाई कर्व क्या है 6200 प्लस 12p, तो संतुलन मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है सबसे पहले इन दोनों समीकरण को बराबर रख देना, क्योंकि संतुलन की स्थिति में क्या होता है मांग वक्र और पूर्ति वक्र बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर करोगे 80 200 माइनस 13p इक्वल टू 6200 प्लस 12p। फिर इन संख्याओं को एक तरफ लिख दीजिए p वाली को, तो ये हो जाएगा माइनस के 13p और प्लस के 12p को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 25p इक्वल टू 6200 यहीं के ये हैं 80200 के उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 80200 और प्लस के 6200। तो माइनस के 80200 में से प्लस के 6200 को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा माइनस के 74,000। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस तक कैंसिल हो गया आपका, तो P इक्वल टू हो जाएगा 74,000 में आप डिवाइड कर दोगे किसका 25 का। अब इसको सोल्व करने के आपके पास में देखो डिवाइड करने पर कितना आएगा 25 का आपने डिवाइड किया तो कितनी बार गया 2 बार 50, फिर आपका 125 ये आ जाएगा 9 बार, उसके बाद में आपका जाएगा 156 बार, ये हो जाएगा 0। मतलब प्राइस जो होगी वो कितनी आएगी 2960। ठीक है, उसको आप एक बार सोल्व करके देख लेना। अब देखिए प्राइस आपकी कितनी आ गई है 2960 प्राइस आई है, जबकि हमको क्या पूछा हुआ है संतुलन मात्रा। तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप लिख देना, ये छोटा है इसमें लिख दीजिए आप, ये आपका हो जाएगा 6200 प्लस 12p। 12p आपका कितना आया था अभी 2950 60 ऐसा कुछ आया था ना 2960 आया था।
बस 2960 को हम 12 से गुणा कर देंगे और उसमें 6200 को प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको आपको करना है। तो देखिए आपका हो जाएगा 6200 तो ये, और 2900 को आप गुणा करोगे अगर 12 से दिया जाएगा लगभग 3000 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। 3000 आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 36,000, 36 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 41,000 के आसपास आंसर आएगा शायद। ठीक है, इसको आपको चेक करना है। अगला प्रश्न देखिए, मांग का नियम कहता है कि जब कीमत गिरती है तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब, ये आपका मांग वक्र है, मतलब ये आगे की तरफ मतलब इधर। ठीक है, ऊपर की तरफ कब खिसकेगा ये, तो ऊपर की तरफ खिसकने का कारण क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन आपको देखना है यहाँ पे। अनुपूरक वस्तु जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी दाम में कमी। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे प्राइस ले रखा है, यहाँ पे आपने ले रखा है कारों की मांग। अब कारों की मांग में वृद्धि कब होगी, जब पेट्रोल की प्राइस क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर मांग वक्र क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। फिर देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पाधिकार की एक सामान्य विशेषता है। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, कुछ विक्रेता होते हैं, ठीक है, और जो क्रेता है वो क्या होते हैं, अधिक होंगे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए बाजार का प्रकार और विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले अगर हम अल्पाधिकार की बात करें तो अल्पाधिकार में क्या होता है, बड़े विक्रेता कुछ होते हैं और क्रेता अधिक होते हैं, मतलब सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, ऑप्शन बी। फिर है एकाधिकार में क्या होता है, एक विक्रेता होते लेकिन क्रेता अधिक होते, फिर आएगा आपका सी। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होते हैं, क्रेता और विक्रेता अत्यधिक होते हैं, फिर आएगा आपका ए। तो बी सी ए, ठीक है, बी सी ए कहाँ पे आपका, देखिए बी सी ए ऑप्शन ए में ही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। ठीक है, मांग का जो नियम है वो कब लागू नहीं होता है या किन वस्तुओं के संदर्भ में लागू नहीं होता है। तो जो घटिया वस्तु होती है, निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जो घटिया वस्तु होती है उनमें क्या होता है, प्राइस बढ़ने पर, कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत में कमी होने पर घटिया वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाती है, कम। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए क्षेत्र उदाहरण। प्राथमिक क्षेत्र जो है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से क्या आएगा, मधुमक्खी पालन आएगा सबसे पहले। फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, इनमें से जूते का कारखाना। और फिर तृतीय क्षेत्र में कोई भी एक सलाहकारी संस्था अगर है तो वो। तो आपका करेक्ट क्रम क्या बन रहा है, बी सी ए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, बी सी ए, पहले में बी, दूसरे में सी और तीसरे में ए। नेक्स्ट देखिए, स्वयं सहायता समूह SHGs में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, समूह के सदस्य।